हाय गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो सीरीज़। तो इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th की जो फिज़िक्स है, ठीक है, उसके अंदर इसके अंदर जो भी हमारे फॉर्मूलेज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें जो है हम समराइज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है एक अच्छा आपका शॉर्ट नोट्स जो है वो तैयार हो सके, ताकि एग्ज़ाम के समय जो है आप इन सारी चीज़ों से जो है अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपके फॉर्मूलेज हैं, वो जो है आप आसानी से रिकॉल और रिवाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन कहता है कि डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ अ बॉडी विथ अनदर इन टर्म ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है वो बेसिकली क्या करता है कि जो हमारी एनर्जी होती है, जब कोई दो बॉडी जो है आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, वही बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि थर्मो और डायनेमिक्स, थर्मो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा अपना हीट, और ये डायनेमिक्स मतलब हो जाएगा मोशन, ठीक है। तो हीट का जो मोशन है उसकी स्टडी जो है बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में मेनली तीन चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहला होता है हमारा सिस्टम, पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास एक इस तरह का क्यूब है, ठीक है, थोड़ा क्यूब हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर या इस सिस्टम की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, वही बेसिकली हमारा कहा जाता है। तो इस केस में ये जो अपना क्यूब है वही अपना सिस्टम कहा जाएगा। और जिस चीज़ की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर थिंग्स को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सराउंडिंग होती हैं। जैसा कि इन्होंने बोला है कि रेस्ट पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम क्या है? जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, वो चीज़ को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सराउंडिंग में आप कह सकते हो कि काउंट होती हैं। अब बात करते हैं तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है बाउंड्री। बाउंड्री जो है वो डिवाइड करती है सिस्टम और सराउंडिंग को। जैसे इसकी डिवाइड ये जो अपना क्यूब है, इसकी बाउंड्री जो है, इसके ये वॉल्स हैं जो कि इसे जो है वो डिवाइड करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करनी होगी कि जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। जैसे जो वाटर है और ऊपर जो एयर है, ठीक है, इनकी ये बाउंड्री है, ठीक है, नीचे है वाटर और ऊपर है एयर। तो इनका ये जो सरफेस है, ये जो है एयर और वाटर की एक बाउंड्री है, ठीक है। बाहर जो है एक आप कह सकते हो ग्लास है, ग्लास के अंदर जो मिल्क रखा है, ठीक है, मिल्क अंदर का लिक्विड है और ग्लास जो है वो उसकी एक बाउंड्री है जो कि उस लिक्विड को सेपरेट करती है, किससे? एयर से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो वहाँ पे जो बाउंड्री है वो रियल हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये इरेज हो गया। अब अगर हम बात करें, जो सिस्टम होता है मेनली थ्री टाइप के होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब हम की जो है वो थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हम एनर्जी और मैटर कैन बी एक्सचेंज, ठीक है, इसमें हम एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम में हम ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज बट मास डज नॉट एक्सचेंज, ठीक है, इसके अंदर हम मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते, केवल हीट जो है या फिर आप कह सकते हो एनर्जी के फॉर्म में जो भी होगा वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि नाइदर एनर्जी और नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में हम ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं और ना ही मास को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। तो अब स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं कि प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन प्रोसेस ऑफ पाथ। दैट एग्जांपल यू, इट इज कॉल्ड आवर इंटरनल एनर्जी। सो H इज इक्वल टू
आप यहाँ पे कह सकते हो एंथैल्पी, ठीक है। एस अपनी कही जाती है एंट्रोपी, ठीक है। वैसे ही जी जो है अपना कहा जाता है गिव्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा, जो है ये सारी चीज़ें स्टेट फंक्शन होती हैं। सो बेसिकली स्टेट फंक्शंस अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन दी पाथ ऑफ फंक्शन, पाथ डिफेंड जो है वो किस प्रोसेस से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें स्टेट फंक्शन होती हैं। जैसे कि जो प्रेशर है, यहाँ पे P1 है, यहाँ V1 है, और यहाँ टेम्परेचर T1 है। यहाँ से कोई प्रोसेस अगर यहाँ पे पहुँचा जिसका जो प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2, अब आप यहाँ से अगर यहाँ होके यहाँ पहुँचोगे तब भी वही सेम है, यहाँ से होके यहाँ पहुँचोगे तब भी वही चीज़ जो है वो सेम है। तो P2, V2, T2 ये सारी चीज़ें जो है वो आप कह सकते हो स्टेट फंक्शंस हैं, ठीक है। आप इस पाथ से आओ या इस पाथ से आओ, आप फाइनल पोजीशन जहाँ पे पहुँचते हो वही जो है स्टेट फंक्शन जो है वो कहे जाते हैं। और पाथ फंक्शन बेसिकली होते हैं डिपेंड्स अपॉन अ पाथ और प्रोसेस, कि आप किस प्रोसेस से जो है उस वैल्यू तक जा रहे हो या फिर अपने डेस्टिनेशन तक किस प्रोसेस से जा रहे हो, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो पाथ फंक्शन कहे जाते हैं। मेनली पाथ फंक्शन जो हैं वो दो ही होते हैं, एक वर्क और एक हीट, जिसे आप जो है लर्न कर लीजिएगा। अब बात करें अगर थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ की, तो ये भी मेनली दो ही प्रकार के इनकी जो टाइप्स होती हैं। पहला होता है एक्सटेंसिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। अब बात करें एक्सटेंसिव के बारे में, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि विच आर डिपेंडेंट और मैटर, साइज और मास, ठीक है, जो कि प्रेजेंट सिस्टम में के अंदर पाए जाते हैं। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप ऐसे इसे जो है वो याद कर सकते हो कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो जो हमारे मैटर होते हैं उनके साइज़ या मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मास बढ़ जाएगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं मैटर के मास और साइज से, ठीक है, सेम उसी का अपोजिट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे आते हैं वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, फ्री एनर्जीज, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। अब बात करें अगर वॉल्यूम की, ठीक है, आप एक बड़ा कंटेनर लो जो कि है 10 लीटर का, वहीं एक आप छोटा कंटेनर लो जो कि है 1 लीटर का, तो ये आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि उस कंटेनर का साइज जो है वो कितना है। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स, अब जैसे कि आप अगर 44 ग्राम कार्बन लोगे तो उसके 2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी CO2 44, ठीक है। और अगर आप कार्बन लेते हो तो वो 12 ग्राम के होते हैं, जिसके अंदर वो क्या होता है 1 मोल। उसी तरह आप अगर O2 लो तो वो होता है क्या 32 ग्राम्स 1 मोल। वही आप अगर O2 को 64 ग्राम्स ले लोगे तो वो हो जाएगा 2 मोल्स, ठीक है। तो मोल्स जो है वो आप देख सकते हो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे वो 32 ग्राम था, यहाँ पे वो 64 ग्राम है। तो ये चीज़ें जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कही जाती हैं, जो कि चीज़ें उसके मैटर के साइज़ के ऊपर, मास के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। और अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड नहीं करते। जैसे मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, आप कुछ भी ले लो 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो सेम ही होगा, जो कि क्या होता है 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4। अब वो चाहे 1 मोल कार्बन का हो या 1 मोल ऑक्सीजन का हो, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस का हो, कुछ भी हो। डेंसिटी भी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने 10 लीटर वाटर ले लिया और आप कह सकते हो कि 10 kg जो है आपने शुगर ले लिया। अब दोनों को आपने अगर मिक्स किया तो इसको मिक्स करने के बाद उसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 10/10, तो ये क्या हो जाएगा 1 kg पर लीटर, ठीक है। तो ये इसकी डेंसिटी हो गई। अब आप चाहे उससे पूरे कंटेनर से ले लो या फिर आप उसका जो है अगर आप एक स्पून सैंपल निकालते हो तो उसकी डेंसिटी वही रहेगी। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्री एनर्जी पर मोल, 1 मोल के ऊपर जो एनर्जीज डिफाइंड होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं अपनी इंटेंसिव, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ ये नोट कीजिएगा कि जो अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सो इंटेंसिव जो है वो होता है एक्सटेंसिव डिवाइड बाई एक्सटेंसिव,
सर ये क्या है, ये समझ नहीं आया। देख लो भाई, जैसे अब इसे जो है हम अंडरलाइन कर दें, ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनानी, जैसे कि हमें डेंसिटी जो है यहाँ पे दे रखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अब इसे चेक करना है कि क्या ये अपना ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड है या नहीं। अब एक्सटेंसिव से हमें क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम मास उठाएंगे, वॉल्यूम उठाएंगे। सो डेंसिटी इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इंटेंसिव में। बट अपना मास और वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बेसिकली प्रोसेसेस की बात भी करते हैं। ठीक है, इसमें भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं प्रोसेस के, जैसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक प्रोसेस जिसके अंदर अपना प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसके अंदर नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये एकदम आइसोलेटेड होता है पूरी तरह से, जिसके अंदर DQ जो है वो 0 होता है। और पांचवा प्रोसेस जो है ये ऐड किया जाता है कि साइक्लिक प्रोसेस, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम पे डिपेंड करता है, कि अगर जो साइक्लिक प्रोसेस है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों जो है वो सेम ही होंगे। जैसे कोई ये पॉइंट है, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट यही है और घूम के ये वापस आया, इसका फाइनल पॉइंट भी यही है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। अब प्रोसेसेस में भी ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला अपना आ जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा आ जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो बेसिकली अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम जो है कि बहुत ही छोटे छोटे टाइम इंटरवल में जो है आप कह सकते हो इनफाइनाइट टाइम के अंदर जो है इसे करते हैं। ठीक है, हम रिवर्सिबल प्रोसेसर्स को जो है वो बदल सकते हैं। ठीक है, एट एनी टाइम सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो है ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने एक पिस्टन लगा दिया और इसके ऊपर हमने मास जो है वो रख दिया क्या, DM मास, या फिर आप कह सकते हो DP, और ऊपर है क्या, PATM। ठीक है, अब ये इसके ऊपर अगर हम इस DP को या इस मास को थोड़ा थोड़ा हटाएंगे तो ये जो है ऊपर की तरफ वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड होगा। जो वॉल्यूम जब एक्सपैंड होगा तो जो सिस्टम है वो सराउंडिंग का प्रेशर प्लस वो DP, अब ये DP अगर थोड़ा थोड़ा कम होगा, तो जब ये थोड़ा सा कम होगा तो जो अपना वॉल्यूम है वो एक्सपैंड होगा, उसके बाद जो है थोड़ी देर में वापस जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगी। तो इस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट प्रोसेस होता है, वो इनफाइनाइट टाइम में जो है वो ख़त्म होता है। अब अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। इसमें जो है कि सराउंडिंग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। कब हो सकता है कभी कभी हो जाए, बट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो है ये चीज़ होती है, नहीं तो ये जो है कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं। इनके अंदर जो है वो ह्यूज जो है प्रेशर का चेंज होता है, जिसे हम डेल्टा P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम हीट की। हमने देखा था कि जो हीट होता है वो अपना होता है पाथ फंक्शन, होता है अपना पाथ फंक्शन। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर हम बात करें हीट की, तो हीट क्या हुई, एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट हमें कब देखने को मिलेगा, हीट हमें तभी देखने को मिलेगा जबकि किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में जो है टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जैसे कि कोई बॉडी जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस पे, कोई बॉडी है जो कि है 2 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा जब तक कि इनके टेम्परेचर जो है वो इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, तब तक जो है ये चीज़ें जो है वो एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो होता रहेगा। सो बेसिकली सी का जो फॉर्मूला होता है इनिशियली वो होता है Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। यहाँ पे जो C है उसे आप कह सकते हो कि ये आपका स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक हीट कैपेसिटी है जो कि C है। और अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो Q इज इक्वल टू वो हो जाएगा NCM डेल्टा T, जहाँ पे CM अपना क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर हम वही बात करें कि Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ये अपना S यहाँ पे है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो हैं इन्हें भी आप जो है याद रखिएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको रिकॉल करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। अब CP और CV यहाँ पे क्या है सर, CV और CP यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये C जो है वो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
ठीक है। तो एटॉमिसिटी की बात करते हैं। एटॉमिसिटी क्या है सर? अब यहाँ पे एटॉमिसिटी हमने देखा था कि जो हमने इसका डिटेल लेक्चर जो है वो किया था, तो एटॉमिसिटी हमने देखा था कि जो अपना पार्टिकल है वो कितने डायरेक्शंस में जो है वो उसके पास कितनी एनर्जी है, ठीक है, वो कितने डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका रैंडमनेस कितना है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक है। अब एटॉमिसिटी में अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक के लिए, तो जैसे अगर मोनो एटॉमिक इसमें इसके अंदर अपने कौन से एटम्स आएंगे, जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, नियॉन है, ठीक है, जो कि सिंगल एटम्स हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, जो भी उनके एटम्स हैं वो जो है मोनो एटॉमिक में कहे जाएंगे। मोनो एटॉमिक मतलब कि वो बेसिकली एक ही एटम जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो मोनो एटॉमिक के लिए उनके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है वो 3 तरह से हो सकती है। जैसे कि अगर ये कोई पार्टिकल है उसके पास ये 3 डायरेक्शंस हैं एक्स वाई जेड, तो ये जो अपना पार्टिकल है वो वाई में जा सकता है, एक्स में जा सकता है और जेड में जो है वो ट्रांसलेशन मोशन अपना कर सकता है। उसके पास रोटेशनल मोशन, अगर हम बात करें फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो पार्टिकल है वो अब अगर रोटेशनल मोशन ये करेगा तो अपने उसी एक्सिस के अबाउट करेगा। वो एक्सिस जो है एक्स वाई जेड उसके सेंटर से पास होते हैं, तो उनके पास जो इनका जो रेडियस होता है वो ज़्यादा बहुत, जैसे हमने देखा था आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो रोटेशनल एनर्जी जो है वो आ नहीं पाती है। तो इसके लिए मोनो एटॉमिक का जो एफ होता है, आप कह सकते हो एटॉमिसिटी, ठीक है, इसे आप एफ कह सकते हो, विच इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे जो है आप याद रखिएगा। इसके पास रोटेशनल एनर्जी नहीं होती, वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती। अगर हम सीवी की बात करें तो इसका क्या है कि अगर आप एक्सक्लूड करते हो वाइब्रेशनल को, वाइब्रेशनल एनर्जी अगर आप नहीं लेते हो या निकाल देते हो तो इसके पास तो वाइब्रेशनल एनर्जी कुछ है नहीं, तो सेम रहेगा 3r/2। हमने देखा था कि जो CV होता है वो होता है F/2r, ठीक है, ये इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि CV इज़ इक्वल टू F/2r। अब अगर वहीं हम बात करें CP की, तो हम जानते हैं कि जो अपना CP होता है, या हम कह सकते हैं CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R। तो CP कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा R प्लस CV, ठीक है। तो यहाँ से CP की वैल्यू हमसे पास आ जाएगी R प्लस FR/2। तो ये हो जाएगा क्या, R अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस F/2 इंटू R, ठीक है। मैं इसे इरेज करके इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। CP इज़ इक्वल टू 1 प्लस F/2 इंटू R, ठीक है। R यहाँ पे क्या है? R अपना यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि हमने आइडियल गैस इक्वेशंस में जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब वहीं CP की बात करें तो CP के केस में अपना जो मोनोटॉमिक की जो एटॉमिसिटी होती है, मोनोटॉमिक के लिए जो CV CP की वैल्यूज़ होती हैं, मोनोटॉमिक के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2r, ठीक है, CP की वैल्यू अपनी होती है 5/2r। इसी से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। आपको रिलेशन भी ये पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। इस रिलेशन के गो थ्रू जो है आप इन सारी चीज़ों को निकाल सकते हो। वहीं अगर हम बात करें गामा की, अब सर ये गामा क्या है? तो गामा जो है वो हो जाता है अपना CP/CV, ठीक है, ये जो है अपना गामा होता है CP/CV, ठीक है। अब अगर हम मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू निकालें फॉर मोनो के लिए, तो CP की वैल्यू हमारे लिए मोनो के लिए क्या है? CP की वैल्यू अपनी है 5/2r, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 इंटू R अपॉन, और CV की वैल्यू हो जाती है 3/2r, तो R यहाँ से कैंसिल, ये 2 यहाँ से कैंसिल, तो मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू आ जाती है 5/3, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप खुद से भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जिसे आपको जो है याद रखने हैं। उसी तरह से डायटॉमिक, ये जो है इसमें भी ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। डायटॉमिक का मतलब कुछ इस तरह के एटम, जैसे अपना O2 है, ठीक है, इस तरह के एटम जो अपने O3 हैं, ठीक है, ये अपना रेजोनेंस किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर इनका एक्सिस आप करो तो ये एक्सिस जो है रोटेशनल में जो है वो काउंट हो जाएगी। वाइब्रेशनल में भी जो ट्राई एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो ट्राई एटॉमिक जिनकी एटॉमिसिटी होती है, ठीक है, 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे
काउंट कर सकते हो। तो जैसे मोनोटॉमिक के लिए अगर मैं यहाँ पे F की वैल्यू लिखूँ, इसके लिए F इज़ इक्वल टू 3, डायटॉमिक के लिए F इज़ इक्वल टू 3 और ये 2 5। तो लीनियर के लिए अगर मैं F बात करूँ, F लीनियर, तो इसके लिए 3 2 5 और ये 4 हो जाते हैं। इसके वाइब्रेशनल जो है वो काउंट हो जाते हैं। वैसे तो इनके 5 ही होते हैं, ठीक है। अब लेकिन जब अगर हम वाइब्रेशनल को जो है वो काउंट नहीं करते हैं तब होता है, तो इसका लीनियर 5 हो जाएगा। और F फॉर पॉली एटॉमिक या फिर नॉन लीनियर जो हैं वो उनके हो जाते हैं 3 और 3 ये 6। जब हम वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी जो है किसी पार्टिकल के अंदर वेरी हाई टेम्परेचर पे आते हैं और अपने जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो जनरली 500-600 डिग्री सेल्सियस या फिर आप कह सकते हो 1000-2000 केल्विन के आसपास ही जो है वो किए जाते हैं। उतने ऊपर जो है वो जाते नहीं हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में वाइब्रेशनल एनर्जी कंसीडर करने को बोला है, तब आपको वहाँ पे कंसीडर करना होगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये चीज़ें जो अपनी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसे जो है लिया नहीं जाता है, फॉर्म में उसका नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो डायटॉमिक के लिए CV की वैल्यू 5/2R, CP की वैल्यू 7/2R और उसी तरह से गामा की वैल्यू जो है वो हो जाती है 7/5, ठीक है। लीनियर आपका ट्राइटॉमिक लीनियर है, नॉन लीनियर है, उसके लिए 5/2R, नॉन लीनियर के लिए वो 3R हो जाता है। CV की वैल्यू, CP यहाँ पे भी 7/2 फॉर लीनियर और नॉन लीनियर के लिए वो हो जाता है 4R, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें वर्क की, अब वर्क क्या है, तो वर्क बेसिकली यहाँ पे भी एक ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, इसे जो है आप याद रखिएगा। जो वर्क है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। सो इरिवर्सिबल में वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, तो हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, जो कि उसके अंदर चेंज आया है। रिवर्सिबल में हम क्या करते हैं कि छोटा छोटा अगर प्रेशर कम करेंगे, थोड़े थोड़े प्रेशर कम करेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम चेंज है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी वॉल्यूम होगा, जिस केस की हम बात कर रहे होंगे या आप जिस केस की बात या जिस केस के ऊपर स्टडी कर रहे होंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन जो है वो कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल डॉट DV, जहाँ पे लिमिट्स जो है अपनी हो जाती हैं V1 से लेकर के V2 तक। अब बात करें साइन कन्वेंशन की, ये जो है अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिक्स करता है, ठीक है। वैसे थर्मोडायनेमिक तो साइन कन्वेंशन उसमें थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। वो जो है हम जब फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या उसका भी जब हम वन शॉट करेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन में अगर मान लीजिए ये अपना एक सिस्टम है, तो अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं या सिस्टम को हीट देते हैं, तब हमारी जो वहाँ पे साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं हम वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से हीट गिवन टू द सिस्टम, ये अपना हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और वहीं अगर हम दूसरे साइन कन्वेंशन की बात करें, अगर हम सिस्टम से हीट को या वर्क को उनके जो साइन है वो निगेटिव कब होंगे, तो पहला पॉइंट अपना हो जाएगा सेम ही होता है उसकी तरह, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब गैस जो है वो या सिस्टम जो है वो खुद से काम करेगा, अपनी एनर्जी को यूज़ करके काम करेगा, तब वहाँ पे हो जाएगा अपना वर्क डन बाय द सिस्टम। तब हम वर्क डन की जो साइन है वो लेंगे निगेटिव। और जब हम करेंगे कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, मतलब कि या फिर हम हीट जो है वो निकल जाती है सिस्टम से, जो है वो हीट निकल जाती है, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम, वहाँ पे H जो है, यहाँ पे जो अपना W है जो वर्क है वो निगेटिव, और यहाँ पे जो अपनी Q है हीट है वो निगेटिव, ठीक है। इसका मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है, ठीक है, उसे आप सिस्टम अज्यूम करो, तो उसके पास अब अगर
मुझे उसे एनर्जी देनी है तो मैं दो तरीके से उसे जो है उसे एनर्जी दे सकता हूँ। पहला, या तो मैं उसे कुछ खाने को दे दूँ, ठीक है, उसे कुछ अगर खाने को दे दूंगा तो वो खाएगा और उससे जो है अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। तो मैं जब उसे खाना जो है या फूड जो है जब उसे दिया तो उसकी खुद की एनर्जी बढ़ी, ठीक है, या मैं उसका जो काम है, ठीक है, मैं उसका कुछ काम कर दूँ, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो तो वही रहेगी। जब मैं वर्क करूँगा या फिर जब वो आप कह सकते हो कि एनर्जी लेगा, लेने के बाद जो वर्क करेगा तो वर्क में उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी तब भी उतनी ही बचेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इंटरनल एनर्जी अपना अगला ही टॉपिक है। तो अगर हम बात करें अब इंटरनल एनर्जी की, जिसका जो आप सिंबल जो है हम ई और यू दोनों से डिनोट करते हैं। सो इंटरनल एनर्जी ये क्या है कि एवरी सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये बोल रहा है कि किसी भी मैटर की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, वही उसकी इंटरनल, नाम से ही पता चला है कि इंटरनल एनर्जी उसके अंदर की एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी डिफाइंड होती है बहुत सारी नैनो पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जो अभी तक हमें पता भी नहीं है, उन सारी की एनर्जीज को मिला करके जो एनर्जी फाइनली हमें मिलती है वो अपनी हो जाती है इंटरनल एनर्जी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल करके हमें जो इंटरनल एनर्जी देती हैं। अब यहाँ पे अपना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? ये बेसिकली वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो हम पहले भी देखे हैं कि energy cannot be created and can't destroyed, it will change one form to another, ठीक है, कि हम एनर्जी को जो है क्रिएट नहीं कर सकते या फिर उसे जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम केवल उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन है वो हो जाती है डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट, चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि internal energy of a system is equal to heat given to the system plus work done on the system is called a first law of thermodynamics। अब दूसरी बात अपनी आ जाती है एंथैल्पी के ऊपर। अब सर ये एंथैल्पी क्या है? ठीक है, ये अपना क्या है? स्टेट फंक्शन, इसे आप याद रखिएगा, स्टेट फंक्शन, ठीक है। सो अब यू, उसकी भी एक अपनी एंथैल्पी की भी एक डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि होती क्या है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब हमने देखा था कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी को हम एन आर टी को यहाँ से अगर इस वैल्यू में पुट करें तो वो हो जाएगा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या है? ये अपना होता है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, इसके ये फॉर्मूले जो हैं वो हो जाते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोसेस की, ठीक है, उनके जो ग्राफ्स हैं उनका अगर हम थोड़ी एनालिसिस करें तो प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर वो एक्सप्रेशन ऑफ डब्लू जो उसका वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो डब्लू वहाँ पे हो जाता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन V1। ये वहीं से निकल के आया है कि हमने W इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस P एक्सटर्नल डॉट DV, वही किया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो हमने P एक्सटर्नल था, ठीक है, उसे जो है हमने NRT जो PV था अपना, उसे जो है वो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं P DV और यहाँ से इंटीग्रेशन, ठीक है, तो PV की जगह हम लिख दिए NRT और वॉल्यूम से जो है वो अपना अपन डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये चीज़ें जो है या इंटीग्रेट कर दिया, तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर P1 या PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हमें जो है दूसरा फार्मूला जो है वही सेम ही मिलता है, बट उसका एक फॉर्म जो है वो प्रेशर के टर्म में होता है और पहले का फॉर्म जो है वो अपना वॉल्यूम के टर्म में है।
वहीं अगर हम बात करें कि एक्सप्रेशन फॉर क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वी, सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब सर ये क्यू कहाँ से आ गया? ठीक है, डब्ल्यू तो हमने निकाल लिया था इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी से, अब क्यू कैसे आया? यार भी ऊपर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो फॉर अब ये जो इंटरनल एनर्जी है अपनी, इंटरनल एनर्जी, ये डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर पे। ठीक है, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डी टी होता है वो हो जाता है अपना ज़ीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ से जो डी यू है वो हो गया ज़ीरो। अब हमें निकल के आता है कि जो अपना डी क्यू है वो इक्वल है माइनस डब्ल्यू के या वर्क डन के। अब यहाँ पे अगर ये माइनस साइन लगा है तो क्यू के लिए वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सेम चीज़ यही है, सेम चीज़ ये भी है। ठीक है, शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम वही बात करते हैं वर्क डन ऑन अ पीवी ग्राफ, ठीक है, पीवी कर्व उसका कैसा होगा, तो कुछ इस तरह का कर्व जो है वो इसका बनता है हाइपर पैराबोला। ठीक, हाइपरबोला बनेगा। अब अगर हम बात करें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो उसके लिए जो डब्ल्यू होता है वो होता है एन सी वी टी टू अपॉन टी वी। इसका एक दूसरा फॉर्म है पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। यहाँ पे गामा क्या है सर? गामा वही हमने देखा था सी पी अपॉन सी वी। ठीक है, वही गामा है। इसके लिए Q जो है वो ज़ीरो होता है, पी वी की पार गामा जो है वो कांस्टेंट होता है, टी वी की टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन ये कांस्टेंट होता है, टी इंटू पी की पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा ये जो है कांस्टेंट होता है। ये चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो है आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर हम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के ग्राफ देखें, तो जो आइसोथर्मल है वो थोड़ा उसका जो स्लोप है वो एडियाबैटिक से कम होता है। ठीक है, इनके बीच जो है वो आप कह सकते हो कि गामा का जो आप कह सकते हो स्लोप जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो आइसोथर्मल ग्राफ से गामा गुना जो है ज़्यादा स्टीफ होता है। अब वहीं हम बात करें अगर स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो नंबर वन उसमें पहला स्टेटमेंट क्या था कि नो साइक्लिक इंजन इज पॉसिबल विच take heat from one single source and in a cycle complete convert into a work without producing any change in surrounding। तो बेसिकली अपना ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो ये कहता है कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि सारे वर्क को या सारी एनर्जी को जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली वही कह रहा है कि आपके पास जो भी हीट है, ठीक है, आप सारी हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप क्यू हीट किसी सिस्टम को देते हो तो पूरे के पूरे क्यू हीट का जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा, तो उसकी कुछ इफ़िशियंसी होती है जो कि हम नीचे देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट उसके लिए है कि इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इंट्रॉपी ऑफ अ यूनिवर्स इंक्रीज बट इन रिमेन्स कांस्टेंट एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या कहा सर? थोड़ा इसे हम इरेज करें अगर एक सेकेंड। ठीक है, अब इसमें जैसे कि अपना डेल्टा एस सराउंडिंग सिस्टम जो है और डेल्टा एस जो सराउंडिंग है वो अगर दोनों ऐड करने पे जीरो आ रहा है तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, दोनों के ऊपर हमारा कंट्रोल है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड करने पे उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आती है, तब वो प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि नेचर के द्वारा जो है वो गवर्न हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर चेंज इन एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की और सराउंडिंग की ग्रेटर है और बड़ी होती है जीरो से, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो सिस्टम है उसकी जो इंट्रॉपी है, जो यूनिवर्स है उसका जो इंट्रॉपी है वो जो है ऑलवेज इंक्रीज होता है, ऑलवेज बढ़ता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ इंट्रॉपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के लिए उसकी इंट्रॉपी जो है हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है। सो डेल्टा एस जो है वहाँ पे हो जाता है अपना एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, या फिर हम सी पी के टर्म में उसे लिख सकते हैं कि एन सी पी एल एन
T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। सेम चीज़। अब सर ये इंट्रॉपी की अगर हम बात करें तो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था इंट्रॉपी का। सो इंट्रॉपी अभी नीचे दिया है क्या इंट्रॉपी, चलिए उसे नीचे देख लेंगे कि किस कहाँ से ये फॉर्मूला जो है वो आया है, ठीक है, उसे नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें रिवर्सिबल और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आइडियल गैस के लिए, तो वो जो है इसी इक्वेशन से दिया जाएगा कि डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln V2 अपॉन V1। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो, which means that all at absolute zero every crystalline solid it in a state of a perfect order and its entropy should be zero। ये बोल रहा है कि जो अगर आपका जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है जो कि अपना हो जाता है 0 केल्विन, जो कि पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे जो सारे सिस्टम्स हैं उनका जो मोशन है, जो रैंडमनेस है, वो हो जाता है 0। ठीक है। अब बात करें अगर हम वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी रिवर्सिबल विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसके लिए डेल्टा एस एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एस एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू चेंज इन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू ln T2 अपॉन T1। ठीक है। और सेम चीज़ प्रेशर के लिए है, बस आप जो है T1 और T2 को P1 और P2 से जो है वो आप डिफरेंट कर दीजिए। जैसे हमने देखा था कि PV इज इक्वल टू NRT, मतलब P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसी तरह से हम जो है एंथैल्पी में जो है यही रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने देखा था एंट्रोपी के लिए जो S होता है या जो Q होता है, सो Q इज इक्वल टू NS डेल्टा T। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू N इंटू एस इंटू DT। अब हमें अगर इसका वर्क डन निकालना था, जो कि हमने यहाँ ऊपर जो है वो देखा था कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या थी, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना DQ अपॉन DT फॉर 1 मोल, DQ अपॉन DT। अब हमने DQ को क्या पढ़ा था, DQ को पढ़ा था हम लिख सकते हैं DU माइनस DW अपॉन DT। ठीक है, तो इसे हम इंटीग्रेट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा DU अपॉन DT माइनस DW अपॉन DT, दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब वही चीज़ें हैं कि आप जो है बेसिक फार्मूले से ही जो है वो जा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर सबसे पहले शुरुआत में ही हमने S और Q के बीच जो रिलेशंस थे उसे जो है हमने देख लिया था। ये कुछ यहाँ पे है, एक सेकेंड रुकना आप, या देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि S, T, M और Q में रिलेशन जो है वहाँ पे दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो यहाँ से जो है सारी चीज़ें जो है वो आप कह सकते हो इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, आप बेसिक चीज़ों को ही याद रखो ना, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप जो है आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, वहीं हमने अगर H का फॉर्मूला क्या देखा था, H इज इक्वल टू हमने देखा था U प्लस NG/RT। ठीक है, वही चीज़ जो है यहाँ पे उन्होंने भी पुट किया है। NGR जो है ये N, अगर आप 1 मोल के लिए बात कर रहे हो तो ये जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। R जो है अपना एक और कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट मिल करके यहाँ से T1। और U की वैल्यू जनरली होती है, कोई भी प्रोसेस हो U का वैल्यू ऑलवेज होता है NCV/dt। वही चीज़ जो है यहाँ पे पुट की गई है, उससे जो है ये आंसर आया है। तो इसी चीज़ को हम किरचॉफ्स इक्वेशन भी कहते हैं। अब इंट्रॉपी और इंथैल्पी ये दोनों चीज़ें जो है वो मिलकर के स्पॉन्टेनिटी को समझा रही थी। स्पॉन्टेनिटी मतलब कि कोई प्रोसेस जो है वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये बोला कि अगर आप ये इक्वेशन जो है किसी चीज़ के ऊपर लगाओगे, वो क्या था कि जो अपना DU था, DU इज इक्वल टू DQ प्लस DW, वो अगर आप किसी पार्टिकल या किसी सिस्टम के ऊपर लगाओगे तो ये तो जो है वो वैलिड होगा, बट उसने ये नहीं बताया कि वो कब कब वैलिड होगा। ठीक है, किस कंडीशन में वैलिड होगा, कब वैलिड होगा। ठीक है, वो चीज़ें जो है फर्स्ट लॉ नहीं बता पाए, तो सेकंड लॉ जो है वही बताता है कि वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। इसने बोला कि अगर होगा तो लगेगा। अब सेकेंड लॉ बता रहा है कि भैया जब वो प्रोसेस होगा ही नहीं तो ये कहाँ से लगेगा। ठीक है, वही चीज़ है। तो उसे डिफाइन करने के लिए हमने दो टर्म्स निकाले, एक तो डेल्टा H और दूसरा डेल्टा S, एंथैल्पी और एंट्रोपी। एंथैल्पी में हमने बोला कि अगर हीट जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है, हीट जो है वो अपने पास आएगी तब वो प्रोसेस होगी।
या फिर जो रैंडमनेस है वो बढ़ेगा, तब जो है ये चीज़ें होंगी। तो अब ये दोनों में कन्फ्यूज़न था, तो बाद में आया गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे जो है वो हम जी से डिनोट करते हैं, और साथ में स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या है कि वो प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनिटी का मतलब कि सच प्रोसेस विच इज़ गवर्न बाय नेचर, ठीक है, जो कि नेचर जो है वो जिसे चलाता है वो अपना स्पॉन्टेनिटी कहा जाता है। जैसे कि वाटरफॉल, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब आप जो है वो दोपहर को ग्लास में या बाउल में पानी जो है वाटर जो है बाहर रख देते हो, तो थोड़ी देर बाद वो जो है इवेपोरेट हो जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचर से खुद हो जाती है। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है कि अ न्यू थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन जी। अब हमने देखा कि एच बी स्टेट फंक्शन, एस बी स्टेट फंक्शन, टी बी स्टेट फंक्शन, दोनों को अगर आप घटाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी स्टेट फंक्शन ही आएगा। स्टेट फंक्शन का फॉर्मूला जो है वो अपना आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी का, सॉरी, ये हो जाता है इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर डेल्टा जी जो है वो अगर लेस देन ज़ीरो है तो प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस, वो खुद से होगा। और अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, या फिर आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम में है। और जब प्रोसेस जो है जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन ज़ीरो या जब वो पॉजिटिव होगी, तब वो प्रोसेस जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो प्रोसेस खुद से नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से जो है डब्ल्यू एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वहीं हम बात करें अगर सम फैक्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए अगर हम गैस, सॉलिड और लिक्विड की बात करें, उनके लिए प्रेशर जो है 1 बार ही होता है। अगर हम आयन सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करें, वो ऑलवेज अपना जो है स्टैंडर्ड जो है वो 1 मोलर होता है। दूसरा, हम देखते हैं कि हमसे पूछता है, कोई इक्वेशन दे देगा जैसे कि a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने इसका जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। अब वो बोल रहा है कि भैया टोटल जो अपना ये इक्वेशन है, इसका जो टोटल हीट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या होगा। तो इस केस में आपको ये कुछ चीज़ें याद करनी होगी, जैसे डेल्टा जी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जैसे हमने देखा था डेल्टा एन जी के केस में, तो ये क्या था कि चेंज इन मोल ऑफ या फिर मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। वही चीज़ जो है सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी, एंथैल्पी के लिए भी और एंट्रोपी के लिए भी। तो ऑल ऑफ इक्वेशन विल हैव डेराइव्ड विथ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। अब थर्मोकेमिस्ट्री हम देख लेते, थर्मोडायनेमिक्स अपना हो गया, तो थर्मोकेमिस्ट्री एक छोटा सा पार्ट है। इसके अंदर हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है कि एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम्स। सो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो हो जाता है अपना एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम्स। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है कि जो अपना एक एंथैल्पी का जो अमाउंट जो है, एवरेज अमाउंट जो कि रिक्वायर होता है किसी 1 मोल गैसियस बॉन्ड को जो है वो तोड़ने के लिए, उसे जो है वो अलग करने के लिए, वो जो है अपनी बॉन्ड एंथैल्पी कही जाती है। सो डेल्टा आर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो हो जाता है सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेजोनेंस एनर्जी की, तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड, वो हो जाता है अपना एच नॉट या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलेटेड। ठीक है, वो चीज़ें, या फिर अपना हो जाता है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेटेड माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये अपोजिट हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है, तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है ये होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन जी इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस डाइल्यूटेड सोल्यूशन, कि जब किसी हम बेस को या एसिड को जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसमें जो है कुछ हीट निकलती है। जैसे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को
न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमें जो है वो सॉल्ट मिलेगा, जैसे HCl प्लस NaOH। इसे जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये अपना एक सॉल्ट होता है। ठीक है, जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो जब ये न्यूट्रलाइज होते हैं तो इनसे जो है वो हीट निकलती है। ठीक है, जैसे कि डेल्टा H, अगर हम H हाइड्रोजन एटम और OH एटम मॉलिक्यूल को जो है आपस में जब इनकी न्यूट्रलाइजेशन अगर हम करेंगे, वो प्रोसेस करेंगे, तो जो हमें H2O लिक्विड प्राप्त होगा। ठीक है, जो लिक्विड मिलेगा उसकी जो आप कह सकते हो कि जो एनर्जी उससे जो है बाहर निकलेगी वो हो जाती है 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाता है किसके, 57.3 किलो जूल पर मोल के या पर एक्वस के पर लीटर के। इन केस ऑफ वीक एसिड और बेस या फिर दोनों के लिए, तो जब उनकी जो एनर्जी जो है, ठीक है, अगर वो 13 या 13.7 किलो कैलोरी से कम है, तब वो जो है अपना वीक बेस या वीक एसिड जो है जब न्यूट्रलाइज होंगे तो उनकी एनर्जी इनसे कम होगी। वहीं अगर हम बात करें डिफरेंस इन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक स्पीसीज एक्सेप्ट इन केस ऑफ HF, या आप कह सकते हो कि जो अपना हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसके केस में, बाकी सारी चीज़ें का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, अगर कोई आयोनाइजेशन है, ठीक है, वीक स्पीसीज़ है, तो उसके जो आप कह सकते हो कि जो उनके एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो हमेशा 13.7 किलो कैलोरी से बड़ी होती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम नोटिस करने वाली बात जो है वही है जो हमने ऊपर देखा था कि इफ़ इन अ रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर गिवन, देन हीट ऑफ दैट रिएक्शन कैन बी मेजर्ड। जैसा नीचे बताया गया वो हमने ऊपर ही देखा। अगर हीट ऑफ कंबशन दिया है या फिर बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, तो उस केस में जो अपनी एंथैल्पी हो जाएगी कंबशन ऑफ रिएक्टेंट टोटल माइनस टोटल हीट या फिर कंबशन हीट ऑफ अ प्रोडक्ट। वहीं अगर हम फॉर्मेशन का दिया होता है तो फॉर्मेशन में हम प्रोडक्ट को पहले रखते हैं और रिएक्टेंट को बाद में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अपना ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।